हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं बिहार जुडिशियल एग्जाम 28th बिहार जुडिशियल एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और आपका टोटल में कितना सही हुआ है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और मैं आपसे अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए। आपको नीचे दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पे आपके चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है टॉर्ट ऑफ डिफामेशन कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ऑप्शन ए लिविंग पर्सन, ऑप्शन बी डिसीज्ड पर्सन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो टॉर्ट ऑफ डिफामेशन दैट मीन्स अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट जब भी डिफामेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन का होता है, डिसीज्ड पर्सन का नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब कौन से प्रोसीडिंग को हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं? ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन बी मनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन सी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन डी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो प्रोसीडिंग होता है वो होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लाइबिलिटी फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अराइजेज व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड बिफोर। अब लाइबिलिटी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का तभी उठेगा जब प्रोसीडिंग दर्ज हुआ है किस अथॉरिटी के पास? ऑप्शन ए जुडिशियल अथॉरिटी, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ऑप्शन सी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो यहां पे अथॉरिटी जुडिशियल भी हो सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर वाज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रेस इप्सा लोक्यूटर है इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया था? ऑप्शन ए, पहले तो आप ये समझ लीजिए रेस इप्सा लोक्यूटर क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्ट होते हैं नेग्लिजेंस वाले जिसमें प्रिजम्पशन यही हो जाता है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंटली एक्ट किया है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे होता है कुछ ऐसे सिचुएशंस में कि वो साबित करे कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। यही कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को अप्लाइड किया था जिस केस में उसका मैं आपको आंसर ही बता देता हूं। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द मैक्सिम दैट इज रेस इप्सा लोक्यूटर इज अ। अब क्या है जो मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर है? ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ है, ऑप्शन बी रूल ऑफ एविडेंस है, ऑप्शन सी रूल ऑफ नेग्लिजेंस है या फिर ऑप्शन डी रूल ऑफ प्रोसीजर है। तो रेस इप्सा लोक्यूटर एक प्रकार का रूल ऑफ एविडेंस है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में आपको जानकारी देगा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है केस ऑफ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी इज रिलेटेड टू। कस्तूरी लाल का केस इनमें से किन मामलों से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रॉड ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो कस्तूरी लाल रलिया राम जैन, कस्तूरी लाल रलिया राम जैन पूरा नाम है इस केस का, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका संबंध है विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज। अब यहाँ पे गुड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? ऑप्शन ए एक्शनेबल क्लेम, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो गुड्स के अंतर्गत ना तो यहाँ एक्शनेबल क्लेम आता है और ना ही मनी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फ्यूचर गुड्स मीन्स, फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या? तो देखिए, ऑप्शन ए है गुड्स विच आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, ऑप्शन बी अनएसर्टेन गुड्स, ऑप्शन सी एसर्टेन गुड्स, ऑप्शन डी स्पेसिफिक गुड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुड्स विच आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है उसे ही कहते हैं हम फ्यूचर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कब लागू हुआ था, किस डेट से? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1930, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1930, माफ कीजिए 1930 होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 31 जनवरी 1931। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1930 से सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द मीनिंग ऑफ टर्म केविट एम्प्टर। अब केविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कंसेप्ट है ये केविट एम्प्टर का। इसका मतलब होता है ऑप्शन ए गुड्स विच शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ऑप्शन बी ओनरशिप ऑफ गुड्स पासिस आफ्टर सेल, ऑप्शन सी लेट द बायर बिवेयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो केविट एम्प्टर का जो मतलब होता है वो होता है लेट द बायर बिवेयर। अब इसके बारे में आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 16 को देखना होगा, 16 ही बताता है इसके बारे में पूरा जानकारी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इन चारों में से किन्हें हम गुड्स के कैटेगरी में रखेंगे सेक्शन 2(7) के तहत सेल ऑफ गुड्स एक्ट का? ऑप्शन ए थिंग्स अटैच टू लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीविएड बिफोर सेल, ऑप्शन बी थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सीविएड बिफोर सेल, आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो वो वस्तु जो अटैच्ड है लैंड से और जिसको लेके एग्रीमेंट हुआ है कि सेल के पहले उसको जमीन से हटा लिया जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है वो वस्तु जो लैंड का ही हिस्सा है, जमीन का ही हिस्सा है और जिसको लेके एग्रीमेंट हुआ है कि उसको भी सेल के पहले हटा लिया जाएगा जमीन से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आइदर ए और बी, दोनों ही गुड्स माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप हैज बीन लेड डाउन इन। अब पार्टनरशिप को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, क्या क्या मोड है, इसके बारे में कौन सा सेक्शन बताता है पार्टनरशिप एक्ट का? ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 9, ऑप्शन डी सेक्शन 10। तो सेक्शन 6 बताता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ अ पार्टनर चूजेस टू यूज एनी एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर हिज ओन पर्पस इट गिव्स राइज टू। अगर पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को खुद के पर्पस के लिए खुद के लिए यूज कर ले तो इससे कौन सा लाइबिलिटी अराइज होता है? ऑप्शन ए सिविल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, ऑप्शन बी क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिविल लाइबिलिटी अराइज हो जाता है पार्टनर का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या कहता है द टर्म गुडविल इज अ थिंग इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब ये जो स्टेटमेंट था कि गुडविल बहुत इजी है डिस्क्राइब करना लेकिन डिफिकल्ट है डिफाइन करना, ये वक्तव्य किन का था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्टसेल, ऑप्शन बी लॉर्ड हिल्डन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैग्नॉटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इल्डन। तो ये जो स्टेटमेंट था वो था लॉर्ड मैग्नॉटन का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डोरमेंट पार्टनर इज वन हु इज। अब डोरमेंट पार्टनर किसको कहेंगे? देखिए ऑप्शन ए नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑप्शन बी नॉट लाइबल टू द आउटसाइडर्स, ऑप्शन सी इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली, ऑप्शन डी नाइदर एक्टिव नॉर नोन टू आउटसाइडर। तो डोरमेंट पार्टनर होता है जो एक्टिव नहीं होता है और जिसके बारे में आउटसाइडर को जानकारी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत ये सब महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, बड़े ध्यान से देखिए, पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, पॉइंट पाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन ए सेक्शन 2D, ऑप्शन बी सेक्शन 12, ऑप्शन सी सेक्शन 13, ऑप्शन डी सेक्शन 13A। ये क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है रिलेशन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज विथ। अब सेक्शन 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका संबंध किन बात से है? ऑप्शन ए राइट ऑफ होल्डर, ऑप्शन बी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ऑप्शन बी राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ऑप्शन सी पनिशमेंट फॉर डिसओनर ऑफ चेक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा पनिशमेंट फॉर डिसओनर ऑफ चेक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ पर्सन हु रिसीव अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज। अगर कोई व्यक्ति ने रिसीव किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में और वैल्यूएबल कंसिडरेशन के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? होल्डर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होल्डर ओनली, ऑप्शन सी होल्डर इन राइट्स, ऑप्शन डी होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक। जितना भी चेक है सभी चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, लेकिन सभी एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए फॉल्स है, ऑप्शन बी पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इन डिटरमाइनिंग रीजनेबल टाइम फॉर द पर्पस ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए रीजनेबल टाइम क्या है, इसको तय किया जाएगा। तो इसमें कौन से हॉलीडे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए पब्लिक, क्या इसमें पब्लिक हॉलीडे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है? ऑप्शन ए पब्लिक हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड, ऑप्शन बी पब्लिक हॉलीडेज आर इंक्लूडेड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रीजनेबल टाइम को तय करने के लिए पब्लिक हॉलीडे को क्या इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओनली द हॉलीडेज ऑब्जर्व्ड बाय द बैंक आर एक्सक्लूडेड। जो बैंक हॉलीडे ऑब्जर्व करता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है रीजनेबल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए, पब्लिक हॉलीडेज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है इन डिटरमाइनिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी वॉज हेल्ड इन केस ऑफ। अब ये बात किस केस में कहा गया था कि जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो उसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? ऑप्शन ए सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, ऑप्शन बी सुभाष वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी, ऑप्शन सी एसबेरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची LR, ऑप्शन डी ST कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तो ये बात कहा गया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी के केस में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है कंपनी लॉ का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज टुवर्ड्स। अब जो डायरेक्टर का जो लायबिलिटी होता है कंपनी का, डायरेक्टर के जो लायबिलिटी होते हैं वो किसके प्रति होते हैं? ऑप्शन ए शेयर होल्डर, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कंपनी लॉ बोर्ड। तो डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर का जो लायबिलिटी होता है वो होता है शेयर होल्डर के प्रति, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन डी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इन अ ईयर इज एसेंशियल। माफ कीजिए, एक साल में प्रति वर्ष शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डर का जो मीटिंग होगा, कंपनी का जो शेयर होल्डर उसका जो मीटिंग होगा प्रति वर्ष एक साल में, दैट मीन्स कितना बार होना जरूरी है? ऑप्शन ए 4, दैट मीन्स 4 बार, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो कम से कम एक बार होना जरूरी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक साल में एक बार कंपनी के शेयर होल्डर का मीटिंग होना जरूरी है, एक बार एक साल में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ मच अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमॉन्ग्स्ट इट्स शेयर होल्डर। अब कितना प्रतिशत कंपनी के प्रॉफिट का कितना प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी नॉट फिक्स्ड। आपको क्वेश्चन नंबर 25 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं, गलत जवाब देते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का दैट मीन सवाल का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं अंततः बस आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और इस एमसीक्यू के पीडीएफ के लिए आप और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के पीडीएफ के लिए जो मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहता हूं टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी लीगल इशू है, आप लॉ स्टूडेंट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में, आज इस वीडियो में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।